जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। दोस्तों, अभी हमारा ये नाइट वाला सेशन है और नाइट की क्लास में हम 20 प्रश्न आपके जीएस के डिस्कस करते हैं और 20 प्रश्न आपके उत्तराखंड जीके के यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीएस 2020 सीरीज में जो जीएस के 20 प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं। आपके पास जो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, वो कहाँ से ली गई है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये लिया गया है रूस से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना जब यहाँ पर टर्म आया ही है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की क्या होती है? शुरुआत होती है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 15 अप्रैल 1950 को किया गया था। क्लियर है? उसके अलावा आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जो ये योजना आयोग है, ये 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया जाता है और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर स्थापना की जाती है नीति आयोग की। क्लियर है? तो एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो गया है कि जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब की गई। तो नीति आयोग की स्थापना कब की जाती है? योजना आयोग को खत्म करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। दूसरी बात, इससे नीति आयोग से क्या प्रश्न बनेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। क्लियर है? उसके अलावा आपसे उपाध्यक्ष पूछ सकता है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग जो है उसके वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और सीईओ की बात करें तो सीईओ अमिताभ कांत है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है कि मुद्रा के बिना किए जाने वाले आर्थिक विनिमय को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के विनिमय को दोस्तों वस्तु विनिमय कहा जाता है। क्लियर है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है दोस्तों, वो होता है मूल्यमापन। उसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम जो है, जिसे आप NRHM के नाम से जानते हैं, इसका शुभारंभ कब किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये कार्यक्रम है, जो ये योजना है, ये कब की है? ये अप्रैल 2005 की है। क्लियर है? एक्जिम बैंक की स्थापना कब होती है? तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 1982 को एक्जिम बैंक की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन यानी कि ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1919 में होती है और कहां पर होती है? जेनेवा। आपको पता है कि कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहां पर इसकी स्थापना होती है। क्लियर है? अब जो आप लोगों को एक और फैक्ट इससे ध्यान रखना है कि 1969 में ILO को, जो ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना, WTO से पूछ सकता है, विश्व व्यापार संगठन से पूछ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय भी जेनेवा के अंदर है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। 1 जनवरी 1995 को स्थापना होती है किसकी? विश्व व्यापार संगठन की। उसके अलावा आपसे WHO के बारे में पूछ सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में पूछ सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है। तो आपको ध्यान रखना है 7 अप्रैल 1948 को होती है और जेनेवा के अंदर ही इसका क्या है? मुख्यालय है। बस इतनी सी बात आप लोगों से, अगर WTO हो या WHO हो या ILO हो, इन सब के मुख्यालय कहां पर है? इन सब के मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसमें आपको सिर्फ इतना बात ध्यान रखनी है, 1 सितंबर 1872 को ये लागू कर दिया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र थे।
तो आपके सामने नाम लिखे गए हैं, पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, उज्जैनी है, तोसली है और सुवर्णागिरी है। चलिए, भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा है, ठीक है, गोरान घाट दर्रा कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है, राजस्थान के अंदर, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे आप सेबी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब होती है, 1988 में इसकी स्थापना होती है और 1992 में पारित सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा इस सेबी को, जो ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, तो 9 साल का होता है। आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है जो कहाँ स्थित है, हैग के अंदर है, और हैग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में जो स्थित है, उसका जो कार्यालय है इस न्यायालय का, इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इसका जो कार्यालय है वो कितने साल का होता है, तो ये 9 साल का होता है। स्थापना इसकी 1946 में होती है। क्लियर है। और जो इसमें न्यायाधीशों की संख्या रहती है वो कितनी है, 15 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय भूखंड के किसके साथ टकराने से हुई है, तो आपको ध्यान रखना है, जब जो भारतीय भूखंड है वो टकराया था किससे, यूरेशियाई भूखंड से, तो क्या हुआ था, आपके हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ था। क्लियर है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है, हिमालय है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया जाता है, तो कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द पॉपुलेशन बम। ठीक है, ये पुस्तक है एक, द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है, तो पॉल आर इहरलिच। ठीक है, पॉल आर इहरलिच क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ बम के जो बुक है उसके राइटर हैं। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सौभाग्य योजना, ठीक है, सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में कब शुभारंभ किया गया, तो 9 मार्च 2018। काफी इंपॉर्टेंट डेट है, 9 मार्च 2018। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से हर रोज मैं आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ प्रश्न लेके आता हूं। तो देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने और बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। वे स्थल हैं, तो वो स्थल कौन कौन से हैं, लोथल और रंगपुर है। कहां से, लोथल और रंगपुर से बाजरे के दाने के साक्ष्य में प्राप्त हुए। विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा कहां पर आता है, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये फंडी की खाड़ी में आता है। ठीक है, कहां पर आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिक के परीक्षण कब किया गया, तो ये परीक्षण किया गया था दोस्तों 16 जुलाई 1945 को। कब किया गया, 16 जुलाई 1945 को किया गया। किस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो व्हीलर द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये द्वीप कहां पर है, ये ओडिशा के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नीरू मेरू कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो जल संरक्षण से किसका संबंध है, नीरू मेरू कार्यक्रम का है। क्लियर है। और ये जो नीरू मेरू कार्यक्रम है ये किस बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है, तो नाबार्ड बैंक की सहायता से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर जीएस के 20 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हम यहाँ पर अगले 20 प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं वो उत्तराखंड जीके के हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड दृष्टिबाधित जन संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका देहरादून के अंदर है। हरेला क्या है, तो हरेला क्या है दोस्तों, एक त्योहार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उत्तराखंड के कवि कौन थे, तो सुमित्रा नंदन पंत जी है। और इनकी जो रचना है चितंबरा के लिए इनको क्या दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और कब मिलता है, 1968 में इन्हें क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है चितंबरा के लिए। ठीक है, अगली बात, अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उत्तराखंड के किस नगर में, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान है, तो ये आपके काशीपुर में है। और काशीपुर आपको पता है कि यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर के अंदर पड़ता है और 2011 में इसकी स्थापना होती है।
अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय पार्क हैं, ठीक है, 6 नेशनल पार्क हैं। तो क्यों ना हम जो ये 6 नेशनल पार्क हैं, इन सभी नेशनल पार्क के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करना, अपने पास कॉपी पेन जरूर रखना और जितनी भी जानकारी आपको लगेगी कि आपको नोट डाउन करनी है तो वो सब आप लोग नोट डाउन करना, ठीक है। थोड़ा सा धीमे कर लूंगा मैं अपनी स्पीड, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों को क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसकी स्थापना कब होती है। तो 1936 में इसकी स्थापना होती है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल पूछेगा तो लगभग 520 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। साथ साथ आप लोग चीजों को नोट डाउन भी करते रहना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, बल्कि भारत का ही पहला राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि ये एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है। उसके अलावा आप लोगों को से ये पूछा जाएगा कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है। तो ये 2 जनपदों में स्थित है, पौड़ी और नैनीताल में, और जो ज्यादा इसका फैलाव है वो कहाँ पर है, पौड़ी के अंदर है। क्लियर है। अगली चीज जो आपसे पूछी जाएगी कि इसको कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो 1973 में ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। क्लियर है। चलिए अब देखो इसके नामों को लेकर काफी परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहले 1936 में जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी हैली नेशनल पार्क के नाम से। क्लियर है, हो गया इतना। दूसरी बात, अब देखिए 1936 से 1947 तक इसका नाम हैली नेशनल पार्क रहता है, लेकिन 1947 में फिर से इसके नाम में क्या होता है, परिवर्तन होता है और इसका नाम रख दिया जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रख दिया जाता है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया जाता है। और ये नाम कब तक रहता है, 1957 तक रहता है। क्लियर है। 1957 में क्या किया जाता है कि इसका नाम कर दिया जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और किसके नाम पे, एक महान प्रकृति प्रेमी हुए जिम कॉर्बेट, ठीक है, इसके नाम पर इनका नाम क्या रख जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस पार्क का नाम रखा जाता है, ठीक है। और जो जिम कॉर्बेट है दोस्तों, इन्हीं को क्या बोला जाता है, गोरा ब्राह्मण भी बोला जाता है। उसके अलावा इस पार्क के किनारे पर, इस पार्क के किनारे से क्या बहती है, पश्चिमी रामगंगा बहती है, ठीक है। क्या बहती है, पश्चिमी रामगंगा जो है वो भी क्या होती है, इसी पार्क के बगल से निकलती है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, जो जिम कॉर्बेट की ही यहाँ पर बात हो रही है अभी, कि जिम कॉर्बेट जो है उसका प्रवेश द्वार कहाँ है, यानी जो उसका एंट्री गेट है वो कहाँ से है। तो आपको ध्यान रखना, एक स्थान पड़ता है ढिकाला, वो कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। क्लियर है। उसके अलावा जो कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है इसके मध्य में पाटलिदून स्थित है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि पाटलिदून कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसके मध्य में पाटलिदून स्थित है। क्लियर है। उसके अलावा सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ पर आते हैं, तो वो भी आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क में आते हैं, फिर राजाजी नेशनल पार्क में आते हैं, और फिर कहाँ आते हैं, आपकी फूलों की घाटी में आते हैं। क्लियर है। उसके अलावा कुछ करंट से जुड़ी हुई चीजें हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल 2012 में, ठीक है, अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों तरफ 500 मीटर तक के दायरे को साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है, ठीक है। कितने मीटर दायरे को, दोनों चारों तरफ 500 मीटर का जो क्षेत्र है उसको साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है। उसके अलावा 2013, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, 2013 काफी इंपॉर्टेंट ईयर है आप लोगों के लिए। इस पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, ठीक है, 2013 में, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, SDRF के नाम से, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया, आपका 2013 में किया गया। उसके अलावा सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। अब देखिए अगला प्रश्न जो हाल ही का करंट से जुड़ा हुआ है जिम कॉर्बेट से, वो क्या है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में
क्वारंटीन सेंटर, ठीक है, क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, ठीक है, और कितने बनाए गए हैं, 10 क्वारंटीन सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। ऐसा करने वाला जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो देश का पहला नेशनल पार्क है। क्लियर है? तो इतनी सी बात हमें किसके बारे में ध्यान रखनी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखनी है। तो अगर हम सभी नेशनल पार्क को जानेंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन जब भी किसी न किसी नेशनल पार्क का जिक्र आएगा तो हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जाना, अगले दिन हम राजा जी के बारे में जानेंगे, देन हम फूलों की घाटी, इस तरीके से हम पूरे 6 के 6 को डिस्कस कर लेंगे। चलिए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये चमोली में है। ठीक है, चमोली के अंदर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, चमोली में है। क्लियर है? अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आया है तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसकी आपसे स्थापना पूछी जाती है तो 1982 कब की जाती है, 1982 में इसकी स्थापना होती है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 624 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 624 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। उसके अलावा जो इसकी अवस्थिति है, जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ है, चमोली में, आपको पता ही है। मुख्यालय इसका जोशीमठ में है। क्लियर है? उसके अलावा पहले जो इसी नेशनल पार्क को क्या नाम पड़ा था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। क्लियर है? बस इतनी सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और 1988 में, ठीक है, 1988 में इसे क्या किया जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बाल मिठाई का घर, ठीक है, घरा नहीं है, घर है, किसे कहते हैं, अल्मोड़ा को कहते हैं। क्लियर है? प्रसिद्ध मायावती आश्रम, ठीक है, प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ है, तो ये लोहा घाट, ठीक है, चंपावत के नजदीक है। ठीक है, लोहा घाट चंपावत के नजदीक है, तो लोहा घाट के नजदीक है, और लोहा घाट आपको पता है कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो ये आपका पौड़ी में है। माननीय उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होती है वो केवल अंग्रेजी है। क्लियर है? चलिए, अब अगले प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने, गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पहले जो जिला देहरादून था वो किस मंडल का एक भाग था, तो मेरठ मंडल के अंदर आता था आपका जिला देहरादून। टोडा जनजाति का आवास है, तो नीलगिरी की श्रेणी में। ठीक है, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर क्या है, टोडा जनजाति का आवास है। महादेव नीलकंठ का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है, तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल के अंदर है। किसे उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंद्रमणि बडोनी जी को, ठीक है, इंद्रमणि बडोनी जी को क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है। और अगर आपसे पूछे कि गढ़वाल का गांधी किसे बोला जाता है, तो जसवंत सिंह बिष्ट जी को क्या बोला जाता है, गढ़वाल का गांधी बोला जाता है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है, तो तीलू रोतेली को। ठीक है, तीलू रोतेली को क्या दी जाती है, आपका झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो उत्तरकाशी में है उसकी स्थापना कब होती है, 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदी का, ठीक है, जो अलकनंदा और भागीरथी नदी है इसका संगम कहां पर होता है, तो देवप्रयाग में होता है। और मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि अलकनंदा 195 किलोमीटर की दूरी तय करके कहां से आती है, आपका सतोपंथ ग्लेशियर से आती है। और जो भागीरथी नदी है वो आपका 205 किलोमीटर की दूरी तय करके गौमुख से आकर देवप्रयाग में आपकी अलकनंदा और भागीरथी का मिलन हो जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है, सबको पता है गौमुख में है। वीरचंद्र गढ़वाली का संबंध क्या है, तो संबंध है तो किससे है, पेशावर सैन्य विद्रोह से है। अगला प्रश्न है, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ठीक है, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना होती है। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, केवल 11 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है, और ये कहाँ है, देहरादून के अंदर है।
इसका प्राचीन नाम माउंटेन क्वेल भी है और माउंटेन क्वेल का नाम अर्थ होता है पहाड़ी बटेर। क्लियर है? इतनी सी बातें आप लोगों को मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित ध्यान रखनी है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और आज की जो क्लास है दोस्तों वो हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। बिल्कुल हम जो ये सीरीज है इसको हम नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक हमारे जितने भी कम से कम हमने 1000 प्रश्न क्या है जीएस के और 1000 प्रश्न का जो पहला टारगेट है हमारा 1000 प्रश्न उत्तराखंड के नहीं कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जय हो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।